So in today's class, we are going to start इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। तो आज हम बात करेंगे बेटा इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के बारे में। ठीक है, हमने कल की क्लास में थोड़ा बहुत इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के बारे में पढ़ा था और आज थोड़ा सा उसको डिटेल में स्टडी करेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। सो लेट मी राइट। चलिए, तो आज हम बात करने जा रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। ठीक है, इन टूडेज क्लास वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। सो एक्चुअली में इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज कहते किसको हैं? ठीक है, सबसे पहले इसकी बात करते हैं। तो आपने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था कि हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल देखे थे हमने कि डिफरेंट इलेक्ट्रोड्स के लिए डिफरेंट इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स होते हैं। तो जब आप इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को उनके इंक्रीजिंग ऑर्डर में या डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं तो आपको एक सीरीज मिलती है। दैट सीरीज इज कॉल्ड इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। तो अगर हम इसको डिफाइन करना चाहें तो किस तरह से कर सकते हैं? तो चलिए इसको डिफाइन करते हैं। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या है? तो हम कह सकते हैं कि व्हेन डिफरेंट इलेक्ट्रोड्स आर arranged in increasing or decreasing order। ठीक है, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ठीक है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल अ सीरीज इज ऑब्टेन्ड। तो एक सीरीज मिलेगी हमें। ठीक है, एंड अ सीरीज इज ऑब्टेन्ड which is called electrochemical series, ओके। तो ये हमने इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की डेफिनेशन लिख दी है। तो अब इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज जैसा हमने कहा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करने पर मिलती है। तो एंड वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या है? एक्चुअली में इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज अ रिडक्शन पोटेंशियल। तो अगर आप रिडक्शन पोटेंशियल को इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं किसी सीरीज में तो उसे आप इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज कहते हैं। ठीक है, अब इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में कुछ एलिमेंट्स हैं जिनको मैं यहां पर आपके लिए अरेंज कर रहा हूं। ठीक है, और उसके बाद में हम लोग उनके बारे में आगे प्रॉपर्टीज स्टडी करेंगे। तो यहां पर एक ऑर्डर ले लेते हैं हम उन एलिमेंट्स का, जैसे लिथियम, पोटेशियम, कैल्शियम, सोडियम and magnesium, aluminium. After aluminium we have zinc. After zinc we have chromium, and then we have iron. Then we have cadmium, cobalt, nickel, tin, and lead. And after lead we have हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन से पहले आयरन हो रहेगा इसमें, आयरन, हाइड्रोजन, एंड आफ्टर हाइड्रोजन वी हैव कॉपर, देन मर्क्यूरी, एंड आफ्टर मर्क्यूरी वी हैव सिल्वर, एंड आफ्टर सिल्वर वी हैव प्लैटिनम एंड गोल्ड, Au एंड F2। ठीक है, तो यहां मैंने कुछ एलिमेंट्स को लिखा है बेटा। ये जो एलिमेंट्स लिखे हैं मैंने, इनको अपन ने अरेंज किया है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो ध्यान रखना इनका जो अरेंजमेंट क्या है कि इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इनको इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किया गया है। अच्छा, यहां पर जैसे जैसे आप डाउनवर्ड जाएंगे, ठीक है, एज यू मूव डाउनवर्ड, जैसे जैसे स्ट्रेट लाइन नहीं है, सॉरी, जैसे जैसे आप डाउनवर्ड जाएंगे तो डाउनवर्ड जाने पर आप देखेंगे कि यहां पर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू है ना, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है, सॉरी इंक्रीज हो रही है, डिक्रीज नहीं हो रही, इंक्रीज हो रही है। डाउनवर्ड जाने पर इंक्रीज हो रही है। दैट मीन्स in comparison to lithium, potassium has greater reduction potential और electrode potential कैल्शियम का और ज्यादा है, सोडियम का और ज्यादा है। तो जैसे जैसे आप डाउनवर्ड जा रहे हैं तो वैसे वैसे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू आपके पास में क्या होती जा रही है? इंक्रीज होती जा रही है। ठीक है,
यहां भी लिख देता हूं मैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पोटेंशियल इंक्रीज हो रहा है। तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है? रिडक्शन पोटेंशियल। मैं रिमाइंड करा दूं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है रिडक्शन पोटेंशियल। तो इसका मतलब रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू जो है वो क्या होती जा रही है? इंक्रीज होती जा रही है। ठीक है। एक और इंटरेस्टिंग बात यहां जो हम नोटिस करते हैं कि यहां पर जो हमारे पास हाइड्रोजन है, इस हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है 0.0 वोल्ट। ठीक है, इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल 0.0 वोल्ट होता है। और हाइड्रोजन से ऊपर के जितने भी एलिमेंट्स आपको यहां देखने को मिल रहे हैं, तो इन सब एलिमेंट्स का जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, इनका जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल देखने को मिलेगा वो आपको नेगेटिव मिलेगा। ठीक है, हाइड्रोजन से ऊपर वाले जितने भी एलिमेंट्स हैं, इन सब का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है वो नेगेटिव वैल्यू में मिलेगा। और हाइड्रोजन से नीचे वाले जो एलिमेंट्स आपको देखने को मिल रहे हैं, ठीक है, हाइड्रोजन से नीचे वाले जो एलिमेंट्स आपको देखने को मिल रहे हैं, इन सब का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आपको पॉजिटिव देखने को मिलेगा। तो इसका मतलब डाउनवर्ड आते समय आप नेगेटिव, फिर जीरो, फिर पॉजिटिव वैल्यू होती जा रही है। दैट मीन्स व्हाइल यू आर कमिंग डाउनवर्ड इन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, जब आप इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में डाउनवर्ड आ रहे हैं तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू इंक्रीज होती जा रही है। ठीक है, तो ये तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज हो गई, इसमें कुछ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स की बात हो गई। इसमें आपको ध्यान रखना बेटा, न्यूमेरिक वैल्यू लर्न करने की जरूरत नहीं है। यू नीड नॉट लर्न न्यूमेरिक वैल्यू, आपको इनका ऑर्डर लर्न होना चाहिए। तो ऑर्डर को लर्न करने के लिए डिफरेंट ट्रिक्स भी है, अलग अलग स्टूडेंट अलग अलग तरह से याद करते हैं। मैं एक सजेस्ट कर देता हूं आपको ट्रिक, बाकी आप अपनी तरफ से याद कर सकते हैं। ठीक है, जैसे आपको इनको ना कुछ सिंबल देना है, जैसे लिथियम है, इसको आपने ली बोल दिया। ठीक है, पोटेशियम के, ठीक है, Ca का लिख दिया इसको ना। तो ऐसे स्टूडेंट्स को कुछ क्या है, निमोनिक्स दे देते हैं, और यूजिंग दीज निमोनिक्स दे कैन लर्न इट इजिली, उसको फिर इजिली लर्न कर सकते हैं। जैसे सोडियम है, सोडियम को आप क्या नेम दे सकते हैं? ली के का ने। ठीक है, Mg मांगी। ठीक है, मांगी। Al से आपने अलमारी लिख दिया, अलमारी या अलमीरा। ठीक है, इस तरह से आप इसको ना वो करते जाएं, हर एक एलिमेंट को एक पर्टिकुलर निमोनिक दे दें आप, और उस निमोनिक से उसको लर्न करते जाएं, तो आपके पास में एक पर्टिकुलर सेंटेंस बन जाएगा। और उस सेंटेंस को आप लर्न कर लेंगे तो आपको इन सब का ऑर्डर लर्न हो जाएगा। ठीक है, तो आई थिंक आपको मेरा आइडिया समझ में आ गया होगा। जिस तरह से आपने पीरियोडिक टेबल लर्न किया था, उस तरह से ही आप इन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को निमोनिक्स दे करके इजिली लर्न कर सकते हैं। ठीक है, अब बात आती है आगे कि इसका यूज क्या है, व्हाट इज द यूज ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। तो एक्चुअली में बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेटा इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। इसका यूज किया जाता है बहुत सारी चीजों में। इलेक्ट्रोड सेल की को प्रिडिक्ट करने के लिए यूज किया जाता है कि सेल जो है वो वर्क करेगा कि नहीं करेगा, रिड्यूसिंग एजेंट कौन होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होगा। तो ये सारी चीजों की इंफॉर्मेशन जो है आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से मिलती है। तो हम इसकी एप्लीकेशन के बारे में बात करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट विद एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। लेट्स सी एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की हम बात कर रहे हैं। तो इस एप्लीकेशन में सबसे पहली एप्लीकेशन है यहां पर आपके पास में, दैट इज कि आप कैसे फाइंड करेंगे कि कौन स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, कौन वीक रिड्यूसिंग एजेंट है। तो इस चीज की जानकारी आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से मिलती है। तो यहां पर पहली एप्लीकेशन में आप लिख सकते हैं relative strength of oxidizing and reducing agent। ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट की रिलेटिव स्ट्रेंथ आप कैसे फाइंड करेंगे। ठीक है, चलिए इसको स्टडी करते हैं अपन, है ना, कैसे फाइंड करेंगे। तो मैं आपको एक चीज बताऊं, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट किसे कहते हैं और रिड्यूसिंग एजेंट किसे कहते हैं। ठीक है, तो आप एक सिंपल सी बात ध्यान रखो। देखो, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो सब्सटेंसेज होते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स आर दो सब्सटेंसेज विच हेल्प इन ऑक्सीडेशन। ठीक है, इफ आई टॉक अबाउट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, so oxidizing agent are those substances which, just a minute, screen कहाँ गया, एक सेकेंड बेटा। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आर दो सबस्टेंसेज विच हेल्प इन ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो होते हैं वो सबस्टेंसेज हैं विच हेल्प्स इन ऑक्सीडेशन।
ठीक है, विच हेल्प्स इन ऑक्सीडेशन, तो दे आर कॉल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब बताओ ऑक्सीडेशन में हेल्प कैसे की जा सकती है? बाय गेनिंग इलेक्ट्रॉन, ठीक है, बाय गेनिंग इलेक्ट्रॉन, गेनिंग इलेक्ट्रॉन। इफ एनी सब्सटेंस इज हेल्पफुल इन गेनिंग इलेक्ट्रॉन, तो इसका मतलब वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हुआ। तो जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन गेन करने का नेचर है उतना उसका ऑक्सीडाइजिंग नेचर ज्यादा होगा या ऑक्सीडाइजिंग स्ट्रेंथ ज्यादा होगी। तो हम एक सिंपली फॉर्मूला लिख सकते हैं, रिलेशन लिख सकते हैं कि ऑक्सीडाइजिंग स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन गेनिंग टेंडेंसी। ठीक है, समझ रहे हैं बेटा? इलेक्ट्रॉन गेनिंग टेंडेंसी इज ऑक्सीडाइजिंग स्ट्रेंथ। ओके, तो इलेक्ट्रॉन गेनिंग टेंडेंसी को क्या कहते हैं? कैन एनीबडी टेल मी द नेम? कि बेटा वो जो इलेक्ट्रॉन गेनिंग टेंडेंसी है उसके लिए पर्टिकुलर नेम क्या होता है? इट इज रिडक्शन पोटेंशियल। बिल्कुल, रिडक्शन पोटेंशियल, यस, इट इज रिडक्शन पोटेंशियल। ठीक है, रिडक्शन पोटेंशियल। और रिडक्शन पोटेंशियल को ही हम लोग इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोलते हैं, आपको पता है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इसी को कहते हैं। ठीक है, इसको ही इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहते हैं। तो एक सिंपल सा आइडिया ये आ गया कि अगर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू इंक्रीज होती है ना, इफ द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इंक्रीजेस, सो ऑब्वियसली द ऑक्सीडाइजिंग स्ट्रेंथ विल इंक्रीज, ऑक्सीडाइजिंग स्ट्रेंथ विल इंक्रीज। ठीक है, तो आपको ये देखना है कि जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है, आप देखो डाउनवर्ड आओ इसमें, तो आप देखो डाउनवर्ड आ रहे हो तो क्या देख रहे हो आप कि ऊपर वाले जो एलिमेंट्स हैं उनमें नेगेटिव इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, फिर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है 0 हो गया और 0 के बाद में फिर पॉजिटिव हो गया। दैट मीन्स जब आप डाउनवर्ड जा रहे हैं तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इंक्रीज हो रहा है, और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इंक्रीज होने का मतलब ऑक्सीडाइजिंग नेचर बढ़ता जा रहा है। ठीक है, तो ध्यान रखना, डाउन इन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, ठीक है ना, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, ECS लिख रहा हूं मैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, डाउन इन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। ठीक है, क्या होता है? ऑक्सीडाइजिंग नेचर जो है वो क्या होता जाता है? इंक्रीज होता जाता है। ठीक है, तो नीचे वाले एलिमेंट का ऑक्सीडाइजिंग नेचर ज्यादा है, ऊपर वाले एलिमेंट का ऑक्सीडाइजिंग नेचर कम है। ठीक है, सिमिलरली अगर मुझे रिड्यूसिंग एजेंट को फाइंड करना है, ठीक है, जैसे अभी अपन ने पहले नंबर पर क्या देखा, स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट की बात कर रहे थे हम, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तो हमने देख लिया। अब हम बात कर रहे हैं, अच्छा इसको एक एग्जांपल से और समझते हैं एक बार, है ना। देखो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के कुछ एलिमेंट्स में यहां पर आपके सामने लिख रहा हूं। सपोज आई एम राइटिंग सम एलिमेंट्स ओनली, लिथियम एंड सोडियम, एंड देन लेट मी राइट जिंक, और जिंक के बाद मैंने लिख दिया हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन के बाद आई हैव रिटन कॉपर एंड देन सिल्वर एंड देन गोल्ड, एंड वन मोर इज फ्लोरीन। ठीक है, अब हमें पता है इसका 0.0 वोल्ट है, ठीक है, रिडक्शन पोटेंशियल, और इनका रिडक्शन पोटेंशियल जो है वो हमने कहा पॉजिटिव है, ऊपर वालों का रिडक्शन पोटेंशियल नेगेटिव है। तो आप जब डाउनवर्ड जाओगे तो हमारे पास में क्या हो रहा है? आपके पास रिडक्शन पोटेंशियल जो है वो इंक्रीज होता जा रहा है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन गेनिंग नेचर भी बढ़ता जा रहा है, इलेक्ट्रॉन गेनिंग टेंडेंसी इंक्रीज होती जा रही है। इसका मतलब यहां पर आपके पास ऑक्सीडाइजिंग नेचर जो है वो भी इंक्रीज होता जा रहा है। तो अगर मैं इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करूं इन एलिमेंट्स को ही, तो आप इस तरह से अरेंज करेंगे, लिथियम कंपेरिजन टू लिथियम, सोडियम हैज ग्रेटर ऑक्सीडाइजिंग पावर देन जिंक। ठीक है, और जिंक से ज्यादा फिर हाइड्रोजन, देन हाइड्रोजन से ज्यादा कॉपर से ज्यादा सिल्वर, ठीक है, सिल्वर से ज्यादा गोल्ड, एंड देन फ्लोरीन इज द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, उसका ऑक्सीडाइजिंग नेचर सबसे ज्यादा है। सो आई होप इट इज क्लियर। चलिए और आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद बात करते हैं हम रिड्यूसिंग नेचर के बारे में। लेट्स डिस्कस अबाउट रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ। तो अब इसका अपोजिट कर लो, जो अपन ने पढ़ा है इसका जस्ट अपोजिट कर लो। तो रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ किस पर डिपेंड करती है? देखो सबसे पहली बात तो रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ होती है इलेक्ट्रॉन
अगर रिडक्शन करने की स्ट्रेंथ है मतलब इलेक्ट्रॉन दे करके दूसरे का रिडक्शन करने की स्ट्रेंथ को रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ कहते हैं अपन। तो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग टेंडेंसी रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ है, ध्यान रखना। इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग टेंडेंसी जो होती है, टेंडेंसी वो रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ होती है। तो रिड्यूसिंग और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है इलेक्ट्रॉन गेनिंग टेंडेंसी। तो अगर मुझे इस रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ फाइंड करनी है तो इसके साथ क्या रिलेशन होगा कि ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बढ़ेगा तो रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो इसका मतलब क्या हुआ, डाउन द ग्रुप, अगर आप देखते हो डाउन इन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में अगर मैं डाउनवर्ड आ रहा हूं, ठीक है, तो यहां पर आपके पास जो रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ है, रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ वो इंक्रीज होती चली जाएगी। ठीक है, रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ डिक्रीज होती चली जाएगी, सॉरी इंक्रीज नहीं होगी, डिक्रीज होगी। ठीक है, डिक्रीज होती चली जाएगी। और डिक्रीज होने का रीजन क्या है, डिक्रीज होने का रीजन ये है कि नीचे वाले एलिमेंट्स में इलेक्ट्रॉन रिलीज करने की टेंडेंसी कम है और इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी ज्यादा है। ठीक है, तो ये फर्स्ट प्रिडिक्शन हम लोग कर सकते हैं जो अपन ने यहां पर देख लिया कि पहली एप्लीकेशन इसकी हो गई है। एंड दैट इज फर्स्ट एप्लीकेशन क्या हो गई इसकी कि एक सेकेंड कहा गया, ये रहा, यस, फर्स्ट एप्लीकेशन हो गई है आपकी कि रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट अपन फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद सेकेंड एप्लीकेशन की बात करते हैं। लेट्स डिस्कस अबाउट एप्लीकेशन नंबर 2। तो इसके लिए अपन मार्कर चेंज करते हैं और एप्लीकेशन नंबर 2 की बात करते हैं। तो एप्लीकेशन नंबर 2 में प्रिडिक्टिंग फिजिबिलिटी ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन, प्रिडिक्टिंग फिजिबिलिटी ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, रेडॉक्स रिएक्शन की फिजिबिलिटी का प्रिडिक्शन करें कि हमें कैसे पता चलेगा कि ये रेडॉक्स रिएक्शन होगी या नहीं होगी। तो इसका सिंपल सा तरीका है, देखो एक फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, आई थिंक यू हैव रिमेंबर दैट। अगर हमें ई सेल कैलकुलेट करना है तो वी हैव अ फॉर्मूला दैट ई कैथोड माइनस ई एनोड। सो दिस इज अ सिंपल फॉर्मूला टू कैलकुलेट ई सेल, मतलब सेल पोटेंशियल फाइंड करने का फॉर्मूला है। ठीक है, तो एक चीज सिंपल सी ध्यान रखें कि अगर इस फॉर्मूले से आप वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं और आपके पास ई सेल की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, ठीक है, तो अगर ई सेल की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है तो इसका मतलब रेडॉक्स रिएक्शन जो है वो वहां पर पॉसिबल है, हम उसको कह सकते हैं फिजिबल है, कि रेडॉक्स रिएक्शन हो जाएगी, फिजिबल हो जाएगी। और अगर आपके पास ई नॉट सेल की वैल्यू नेगेटिव आती है, इट कम्स आउट टू बी नेगेटिव, देन रेडॉक्स रिएक्शन इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, और उससे सेल भी नहीं बनेगा। अगर हम उससे सेल क्रिएट करना चाहेंगे तो सेल की फॉर्मेशन नहीं होगी। मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल लेकर के इसको समझाने की कोशिश करता हूं। जैसे मान लीजिए आपको 2 वैल्यूज दी गई हैं और आपको एक सेल बनाना है। ठीक है, इस बार आपको दिया गया सपोज एक सेल रिएक्शन है दैट इज जिंक Zn2+ and Cu solid and they are reacting with each other and they are forming Zn और Cu2+ like this solid and aqueous। तो आपसे पूछ रहे हैं कि ये सेल रिएक्शन पॉसिबल है कि नहीं है, ये बताओ आप। और आपको यहां दिए कुछ वैल्यूज दी गई हैं Zn2+ Zn, ठीक है, इसकी वैल्यू आपको दी गई है माइनस में 0.76 वोल्ट। ठीक है, और सेकंड वैल्यू आपको गिवन है Cu2+ Cu, दैट इज प्लस में 0.34 वोल्ट। ठीक है, तो आपको क्या करना है बेटा, इसमें ये फॉर्मूला यूज में लेना है जो मैंने अभी बताया था आपको कि ई सेल इक्वल्स टू ई कैथोड माइनस ई एनोड। ठीक है, ई कैथोड माइनस में ई एनोड, ये फॉर्मूला काम में लेना है और आपको कैलकुलेट करके देखना है कि ये सेल रिएक्शन पॉसिबल है या नहीं है। तो आप क्या करेंगे, पहले तो फाइंड करेंगे कैथोड कौन है, एनोड कौन है। इस चैप्टर के बिगनिंग में आपने ये चीज पढ़ी थी, कैथोड और एनोड को आइडेंटिफाई करना। तो आप देखो जिंक Zn में चेंज हो रहा है, Zn2+ Zn में कन्वर्ट हो रहा है। तो ऐसा तो तभी पॉसिबल है जब इलेक्ट्रॉन गेन करे। तो गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है बेटा वो रिडक्शन होता है। तो इसका मतलब यहां पर जो प्रोसेस है वो रिडक्शन है, और रिडक्शन जिसमें होता है उस सॉलिड को आप हमेशा कैथोड बोलते हैं।
तो इसका मतलब यहाँ जिंक कैथोड का काम कर रहा है फिलहाल। तो ई सेल को अगर मैं कैलकुलेट करूं तो यहां पर आपके पास जिंक इलेक्ट्रोड जो है इट विल वर्क एज कैथोड जिंक। एंड ऑन द अदर हैंड दूसरा हमारे पास क्या है बेटा, कॉपर। कॉपर में देखो क्या हो रहा है, कॉपर में Cu इज चेंजिंग इनटू Cu2+। इसका मतलब ये क्या कर रहा है, ऑक्सीडेशन कर रहा है। जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो एनोड होता है। दैट मीन्स हियर वी हैव जिंक एज एनोड। जिंक हमारे पास एनोड की फॉर्म में है, ठीक है, जिंक एनोड की फॉर्म में, सॉरी कॉपर एनोड की फॉर्म में है, Cu2+ Cu। अब आप इनकी वैल्यूज रख दें जो आपको फॉर्मूले में दी गई है। देखो Zn की वैल्यू और इसकी वैल्यू, तो E0 सेल, ठीक है, Zn की वैल्यू आपके पास है माइनस में 0.76 माइनस, और कॉपर की वैल्यू आपके पास में 0.34 वोल्ट। और इन दोनों को जब आप ऐड करेंगे तो आपके पास वैल्यू आएगी E0 सेल इक्वल्स टू माइनस में 1.10 वोल्ट। अब जरा गौर करें आप बेटा, मैंने क्या बताया था आपको, यहां देखो, यहां मैंने बताया था ई सेल इफ नेगेटिव। यहां देखें ई सेल इज नेगेटिव। अगर ई सेल की वैल्यू नेगेटिव मिलती है आपको तो उस कंडीशन में रेडॉक्स रिएक्शन इज नॉट पॉसिबल। इसका मतलब ये वाली रिएक्शन जो है ये नॉट पॉसिबल, ये रिएक्शन हो ही नहीं सकती। क्यों? क्योंकि हम जब इसको कैलकुलेट कर रहे हैं तो हम देख रहे हैं कि वैल्यू कितनी आ रही है, नेगेटिव में आ रही है। तो नेगेटिव वैल्यू तो पॉसिबल है ही नहीं इसकी। ई सेल की वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, ठीक है। तो अब आपको नेक्स्ट क्या करना है कि अगर ये पॉसिबल नहीं है तो इसका मतलब इससे सेल नहीं बन सकता, ठीक है। ऐसी अगर दूसरी कोई रिएक्शन आ रही हो जिसके अंदर आपको दे रखा हो कि ई सेल की वैल्यू पॉजिटिव है, तो इसका मतलब वो रिएक्शन पॉसिबल होगी। इसी रिएक्शन को अगर मैं चेंज करके लिख दूं, जो अभी अपन ने रिएक्शन देखी है, दिस रिएक्शन, अगर इस रिएक्शन को मैं चेंज करके यूं लिख देता हूं तो ये पॉसिबल हो जाएगी। देखो इस तरह से कि ये आपके पास जिंक है और Cu2+ आयन है, और आप इसकी रिएक्शन करा रहे हैं तो Zn2+ की फॉर्मेशन हो रही है और साथ में कॉपर बन रहा है, ठीक है। तो देखो Zn2+ में कन्वर्ट हो रहा है, तो दैट मीन्स बेटा यहाँ क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, ठीक है, और यहाँ क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। तो अब यहाँ अपोजिट हो गया। देखो जहां पिछली वाली रिएक्शन में जिंक रिडक्शन का काम कर रहा था, ठीक है, अब यहां पर जिंक में क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो इसका मतलब जिंक एनोड है और कॉपर जो है वो कैथोड है। तो अब इसके लिए अगर मैं ई सेल लिखता हूं तो मुझे यूं लिखना पड़ेगा कि कैथोड की जगह मुझे यहां कॉपर चाहिए Cu2+ Cu, और एनोड की जगह मुझे चाहिए यहां पर जिंक, ठीक है, ये स्टैंडर्ड कंडीशन में Zn2+ Zn, और ये वैल्यूज मैं यहां पुट कर देता हूं। तो देखो ई सेल इक्वल्स टू, कैथोड की वैल्यू है 0.34 वोल्ट, ऊपर गिवन थी अभी अपन ने देखी थी, और इसकी वैल्यू थी माइनस 0.76 वोल्ट। और इसको रख करके कैलकुलेट अगर मैं करता हूं तो ई सेल की वैल्यू मेरे पास आती है 1.10 वोल्ट पॉजिटिव, ठीक है। तो इसका मतलब रेडॉक्स रिएक्शन पॉसिबल है, रेडॉक्स रिएक्शन इज पॉसिबल। अब इस कंडीशन में रेडॉक्स रिएक्शन पॉसिबल है क्योंकि यू आर गेटिंग पॉजिटिव वैल्यू ऑफ सेल पोटेंशियल, और ऊपर वाले में आपको जो ई सेल की वैल्यू मिल रही थी वो क्या मिल रही थी, नेगेटिव, ठीक है। कहां गया, यस ये रहा, इसमें नेगेटिव वैल्यू थी। तो नेगेटिव वैल्यू का मतलब यहां क्या था, नेगेटिव वैल्यू का मतलब था कि यहां पर रेडॉक्स रिएक्शन इज नॉट पॉसिबल, इज नॉट पॉसिबल, रेडॉक्स रिएक्शन पॉसिबल नहीं थी, ठीक है, रेडॉक्स रिएक्शन पॉसिबल नहीं थी। बात समझ में आ गया बेटा कि इफ सेल पोटेंशियल इज नेगेटिव तो वो रिएक्शन होगी ही नहीं, और अगर सेल पोटेंशियल की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है तो दैट रिएक्शन इज पॉसिबल, और वो सेल भी बन जाएगा और वो पॉसिबल होगा, ठीक है। एक और इसकी एप्लीकेशन आती है कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ मेटल फ्रॉम देयर सॉल्यूशन, ठीक है। नेक्स्ट एप्लीकेशन इज, लेट मी राइट, ओके, डिस्प्लेसमेंट ऑफ, थर्ड है ये ना, डिस्प्लेसमेंट ऑफ मेटल फ्रॉम सॉल्यूशन, सॉल्यूशन में से मेटल का डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। अब इसमें एक सिंपल सी बात है, हम क्योंकि ये चीज 10th स्टैंडर्ड में भी पढ़ चुके हैं कि मेटल्स विच आर मोर रिएक्टिव कैन इजिली डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव मेटल्स, ठीक है। तो ये चीज हमें पता है कि मोर रिएक्टिव कैन डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव एलिमेंट्स,
एलिमेंट्स फ्रॉम more reactive elements can displace less reactive elements from their solution है ना, ये चीज हमें पता होनी चाहिए। तो यहां मोर रिएक्टिव से मेरा मतलब क्या है बेटा? मोर रिएक्टिव से मेरा मतलब है वो एलिमेंट्स जिनका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कम होता है, ठीक है, ध्यान रखना। तो इसका मतलब है लेस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, यानी ऐसे एलिमेंट जिनका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कम है वो ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, ठीक है, और वो लेस रिएक्टिव एलिमेंट को इजिली डिस्प्लेस कर देते हैं। और ये कहां मिलते हैं लेस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वाले एलिमेंट? देखो ये आपके पास सीरीज है, इस सीरीज में लेस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वाले एलिमेंट्स कौन से हैं? जो ऊपर की तरफ हैं, देखो जिनकी वैल्यू नेगेटिव है, ठीक है ना, इन सबकी वैल्यू जो है वो नेगेटिव है और ये ऊपर की तरफ है। जैसे जैसे नीचे जाएंगे इनकी वैल्यू बढ़ जाएगी। तो ऊपर वाला एलिमेंट जो है वो नीचे वाले एलिमेंट को डिस्प्लेस कर सकता है। चलिए देखते हैं, एक सिंपल सी रिएक्शन से इसको अपन समझने की कोशिश करते हैं। जैसे जिंक को हम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में डिप कर रहे हैं, एक्वस, दिस इज सॉलिड। अब रिएक्शन में क्या होगा? इजिली जिंक कैन डिस्प्लेस कॉपर एंड इट विल फॉर्म जिंक सल्फेट एंड कॉपर विल बी रिलीज्ड, कॉपर रिलीज हो जाएगा। तो एक्चुअली ये जो जिंक जो था, ठीक है ना, हैविंग लेस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है वो कम है, ठीक है। अब क्योंकि इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कम है तो डेफिनेटली ये क्या करेगा? कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा। और कॉपर का जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, ठीक है, वो ग्रेटर है, ठीक है, हाई है, तो हाई इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो ध्यान रखना, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जितना हाई होता है ना बेटा, उतनी रिएक्टिविटी कम होती है। तो अब इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जो भी एलिमेंट्स ऊपर की तरफ है वो नीचे वाले एलिमेंट को डिस्प्लेस कर सकते हैं। तो एक जनरल स्टेटमेंट अपन क्या लिख सकते हैं, ठीक है, कि एलिमेंट्स अबव इन सीरीज। अब सीरीज में ऊपर वाले एलिमेंट्स कौन से हैं? हैविंग लेस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ठीक है, कैन डिस्प्लेस एलिमेंट्स हैविंग मोर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ठीक है। और ये मोर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वाले एलिमेंट्स कहां मिलेंगे आपको? जो नीचे की तरफ होंगे, ठीक है, उनको डिस्प्लेस कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पर आपको बताऊं, वापस से एक बार सीरीज पे आ जाते हैं अपन। देखो जैसे यहां पर आपको बहुत सारे एलिमेंट्स दिख रहे हैं, ठीक है, तो अब यहां पर देखो जिंक और कॉपर, इसको क्रोमियम को कंपेयर करो। जिंक क्रोमियम को डिस्प्लेस कर सकता है, ठीक है, क्रोमियम आयरन को डिस्प्लेस कर सकता है, आयरन कैडमियम को डिस्प्लेस कर सकता है, कैडमियम कोबाल्ट को डिस्प्लेस कर सकता है। दैट मीन्स एलिमेंट्स विच इज अबव इन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज कैन इजिली डिस्प्लेस एलिमेंट विच इज बिलो इन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, ठीक है। ऊपर वाले एलिमेंट नीचे वाले एलिमेंट को डिस्प्लेस कर सकते हैं उनके सॉल्यूशन में से। एंड दिस इज आल्सो अ एप्लीकेशन, ठीक है ना, दिस इज आल्सो एन एप्लीकेशन, ये भी एक इसकी एप्लीकेशन है, ध्यान रखें। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब इसकी एप्लीकेशन थर्ड के बारे में बात करते हैं। दिस इज आल्सो वेरी वेरी इंपोर्टेंट एप्लीकेशन, ठीक है, बहुत इंपोर्टेंट एप्लीकेशन है। इसमें क्या होता है, आप ये बता सकते हैं कौन से ऐसे एलिमेंट्स हैं जो हाइड्रोजन गैस को रिलीज करते हैं एसिड में से, ठीक है। तो ये कौन कौन से एलिमेंट्स हैं? तो हम यहां कह सकते हैं लिबरेशन ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम एसिड। तो दिस इज फोर्थ पॉइंट, लिबरेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस फ्रॉम acid by metal. This is फोर्थ एप्लीकेशन, ठीक है। तो इसमें भी सिंपल सा है, आप ये ध्यान रखो कि कौन से एलिमेंट हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर सकते हैं एसिड में से। तो आप ध्यान रखें, एलिमेंट्स हैविंग लेस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल देन हाइड्रोजन, जिनका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हाइड्रोजन से कम है, ठीक है, कैन डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम एसिड,
ठीक है, वो एसिड को हाइड्रोजन में से डिस्प्लेस कर सकते हैं। लेट्स सी एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लीजिए आपने जिंक मेटल को H2SO4 में डाल दिया, दिस इज सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है, एंड यू आर एडिंग सॉलिड जिंक सल्फेट इनटू एक्वस फॉर्म ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, देन व्हाट विल हैपन? वी नो दैट जिंक जो है ना बेटा, ध्यान रखना, जिंक वो अबव है, इट इज अबव इन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। तो इसका जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है वो लेस है, ठीक है, और इसका जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हाइड्रोजन की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है, वो क्या है, मोर है, इसके कंपैरिजन में ज्यादा है, क्योंकि इसका मैं लिख भी देता हूं, इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है माइनस में 0.76 वोल्ट और हाइड्रोजन का होता है बेटा 0.0 वोल्ट। तो आप खुद देख सकते हैं कि 0.0 वोल्ट के कंपैरिजन में 0.76 काफी कम है। तो इसका मतलब जब आप जिंक को सल्फ्यूरिक एसिड में ऐड करेंगे तो जिंक इजिली इस हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर सकता है एंड इट कैन फॉर्म जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस विल बी रिलीज्ड। अब ऐसा कौन कौन कर सकता है ना? चलो एक बार इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में चलते हैं और फिर देखते हैं। चलिए, तो ये आपके पास अपन ये वाला लेते हैं, थोड़े कम एलिमेंट है ना, इनको देखो आप, तो बहुत सारे एलिमेंट है, मैंने यहाँ थोड़े एलिमेंट को लिया है। तो आप देखो ऑल दीज एलिमेंट्स विच आर अबव हाइड्रोजन, ये एलिमेंट्स आपको दिख रहे हैं जो हाइड्रोजन से ऊपर की तरफ है, ठीक है, इन सब एलिमेंट्स का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आ रहा है नेगेटिव, ठीक है, और जब आप इन एलिमेंट्स को, ठीक है, एसिड के अंदर ऐड करेंगे तो ये सब इस हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देंगे, ठीक है, और हाइड्रोजन डिस्प्लेस होकर के हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी। लेकिन क्या ये नीचे वाले एलिमेंट भी हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर सकते हैं? नो, ये नीचे वाले एलिमेंट कॉपर, सिल्वर, ठीक है, गोल्ड, दे कैन नॉट डिस्प्लेस हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन को डिस्प्लेस नहीं कर सकते। तो जैसे अगर आपको एक रिएक्शन दी जाए, सपोज, एक सेकेंड में यहां लिख देता हूं, सपोज ये रिएक्शन है, तो आपसे पूछा जाए कि ये पॉसिबल है या नहीं है, तो आप इजिली बता सकते हैं। जैसे मैंने यहां पर लिया सपोज गोल्ड, और गोल्ड को मैंने HCl के एक्वा सॉल्यूशन में डाल दिया, तो क्या ये रिएक्शन होगी? नो, नॉट पॉसिबल। यस, this reaction is not possible. And why this reaction is not possible? Because silver, this is gold, and gold has high electrode potential. ध्यान रखना, it has high electrode potential. तो जिनका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हाई होता है बेटा, हाइड्रोजन से ज्यादा होता है, दे कैन नॉट डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम देयर एसिड, ठीक है, तो वो एसिड में से हाइड्रोजन को डिस्प्लेस नहीं कर सकते हैं। ये चीज आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। सो दिस इज ऑल्सो एन एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, ये भी आपके पास इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की एप्लीकेशन है, ठीक है। और एक लास्ट एप्लीकेशन और देख लेते हैं अपन लोग, सिलेक्शन ऑफ, दिस इज द फिफ्थ वन, ठीक है, कलर चेंज कर दें, दिस इज द फिफ्थ वन, ओके, सिलेक्शन ऑफ कंटेनर फॉर मेटल सॉल्यूशन, मेटल सॉल्ट सॉल्यूशन। आपके पास एक मेटल सॉल्ट सॉल्यूशन है और आपको उसके लिए सेलेक्ट करना है कि कौन सा कंटेनर सही रहेगा, ठीक है। तो आप देखो हम लोग क्या कर रहे हैं, एक पहला एग्जांपल ले रहे हैं, ठीक है, जिंक सल्फेट एक्वस इन कॉपर कंटेनर। तो अपन एक बार इसको स्टडी करते हैं, क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि कॉपर का तो कंटेनर बनाए हम लोग, ठीक है, जैसे हमने एक कंटेनर बनाया एंड दिस कंटेनर इज मेड अप ऑफ कॉपर, दिस कंटेनर इज मेड अप ऑफ कॉपर, ठीक है, और इसमें मैंने जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन डाल दिया, तो इसमें जो सॉल्यूशन है वो है जिंक सल्फेट सॉल्यूशन। तो क्या रिएक्शन होगी ये हमें देखना है। तो रिएक्शन का मतलब है कैसे होगी या नहीं होगी, कैसे पता लगाएंगे। देखो जिंक सल्फेट सॉल्यूशन में Zn2+ और SO4 2- आयन है, यानी आपके पास Zn2+ आयन है और कॉपर मेटल आपके पास सॉलिड फॉर्म में है। तो क्या ये आपस में रिएक्शन कर सकते हैं, ठीक है। तो क्योंकि यहां पर जिंक तो बेटा आयन की फॉर्म में है, ठीक है, तो क्या कॉपर इसको इलेक्ट्रॉन दे सकता है, ठीक है, कॉपर इसको इलेक्ट्रॉन दे सकता है। तो आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज चेक करनी पड़ेगी। अगर कॉपर जिंक से ऊपर है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में, तो इसका मतलब वो जिंक को इलेक्ट्रॉन दे सकता है, नीचे है तो नहीं दे सकता।
तो आप देखो जरा कॉपर को इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में, यस 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 कहां गया, ये रहा, देखो कॉपर एंड दिस इज जिंक। तो क्या ऐसा हो सकता है कि यहां से यहां इलेक्ट्रॉन चला जाए? नहीं, ऊपर से नीचे आएगा इलेक्ट्रॉन, नीचे से ऊपर नहीं जाएगा। जिंक कॉपर को इलेक्ट्रॉन दे सकता है, कॉपर जिंक को नहीं दे सकता। इसका मतलब ये पॉसिबल नहीं है। तो अब यहां पर जो अपन ने रिएक्शन लिखी, यहां पर कोई रिएक्शन नहीं होगी, है ना, नो रिएक्शन। तो नो रिएक्शन से मेरा मतलब है ये बिल्कुल अप्रोप्रिएट है। अगर आप कॉपर के कंटेनर में जिंक सल्फेट को रखते हैं तो रख सकते हैं क्योंकि ये रिएक्शन नहीं करेंगे और हमें पता है रिएक्शन नहीं करनी चाहिए, है ना, तो हम इसको रख सकते हैं, है ना। इट कैन बी केप्ट, या अपन कह सकते हैं जिंक सल्फेट कैन बी केप्ट इन कॉपर कंटेनर, है ना, इसको कॉपर कंटेनर में रखा जा सकता है। लेकिन अगर हम इसका अपोजिट कर दें, अगर हम इसका अपोजिट कर देते हैं और ऐसे करते हैं कि सेकेंड कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन इन जिंक कंटेनर, तो क्या ये पॉसिबल है? चलो करके देखते हैं। तो ये हमारे पास जिंक का कंटेनर है, ठीक है, दिस इज अ जिंक कंटेनर एंड दिस इज मेड अप ऑफ जिंक सॉलिड, और इसके अंदर हम कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन डाल देते हैं, CuSO4 एक्वस सॉल्यूशन डाल दिया। अब आपके पास में कॉपर आयंस प्रेजेंट हैं, ठीक है, यू हैव जिंक सॉलिड फॉर्म में है। तो अब यहां पर देखो बेटा, जिंक इसको इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो क्या ऐसा पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है, क्योंकि जिंक जो है वो इट इज अबव इन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। सो जिंक इसको इलेक्ट्रॉन दे करके और खुद एक्वस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। इसको कॉपर सल्फेट लिख सकते हैं ना, मैं एक काम करें, एक बार मैं तो कंफ्यूज हो गया, मैं इसको कॉपर सल्फेट लिख रहा हूं, CuSO4 एक्वस, ठीक है। तो जिंक कॉपर को इलेक्ट्रॉन देगा और खुद Zn जिंक सल्फेट बना लेगा, खुद ये जिंक सल्फेट बना लेगा, ZnSO4, और कॉपर जो है वो बाहर निकल जाएगा सॉलिड की फॉर्म में। तो रिएक्शन पॉसिबल है, तो यहां रिएक्शन पॉसिबल, अगर रिएक्शन पॉसिबल है तो इसका मतलब जब मैं इस जिंक कंटेनर में कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन को रखूंगा तो ये तो आपस में रिएक्शन कर लेंगे, तो हम नहीं रख सकते, ठीक है। तो ध्यान रखना, कांट बी या कैन नॉट कीप CuSO4 एक्वस इन जिंक कंटेनर, ठीक है, इसको आप जिंक कंटेनर में नहीं रख सकते हैं, ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है।